ओके जी, तो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, ये जो आपको पीक्स नजर आ रही होती हैं, ये पीक्स आपके फ्रैगमेंट्स की पीक्स होती हैं। फ्रैगमेंट्स को देखकर हम अपना मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं कि वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, हमें इन फ्रैगमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है। और जब आप फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लोगी, फिर आप उसको कंबाइन करोगी। कंबाइन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने आपको एक पिक्चर दी, लेकिन वो पिक्चर मैंने आपको जो है ना बिल्कुल फाड़ के उसके पीसीस बना के दे दी आपको। और मैंने आपको क्या कहा कि जो है ना, अब आप इनके ये पीसीस को जोड़ो और मुझे बताओ ये पिक्चर किसकी है। बिल्कुल यही सीन फ्रैगमेंटेशन में भी हो रहा होता है। तो जितने भी हमने मास स्पेक्ट्रम अभी तक देखे हैं या हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें जो ये जो आपको छोटी छोटी पीक्स नजर आ रही होती हैं, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल की नहीं होती हैं, बल्कि ये उसके फ्रैगमेंट्स की पीक होती हैं। अच्छा, उसके फ्रैगमेंट्स की पीक क्यों होती हैं? क्योंकि आपके मास स्पेक्ट्रम में जब आप अपने मॉलिक्यूल की मास स्पेक्ट्रोमीट्री करवा रहे थे, तो आपने देखा कि उस टाइम आपका कैट आयन फॉर्म हुआ था आयोनाइजेशन चैम्बर में। कैट आयन इज अनस्टेबल। इतना बड़ा अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि तुम्हारा जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया? कैटायन बन गया। तो ये कैटायन ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल है। जब ये कैटायन ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स डिटेक्टर, तो उस दौरान ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी वो ब्रेक डाउन होता चला जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स उसके बनते जाएंगे और वो फिर अकॉर्डिंगली डिटेक्ट होते जाएंगे। डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता जाएगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपको उसका मास बता देगा, और आपको सारी चीजें वहीं से जो है वो पता लग जाएंगी। तो बेसिकली हम आज उन फ्रैगमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास पेंटेन का स्पेक्ट्रम है। तो पेंटेन का फॉर्मूला ये है: CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन एटम्स हैं। मैंने जब इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आए, इस मॉलिक्यूल से उसने बम्बार्ड किया। बम्बार्डमेंट करने के बाद बम्बार्डमेंट करने के बाद आपके मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, विद अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी इसका जो मास है ना, वो कितना है? 72 है। दिस इज योर कैट आयन। इसका मास कितना है? 72 है। इस पीक को हम कहते हैं पेरेंट आयन पीक। इस पीक को हम क्या कहते हैं? पेरेंट आयन पीक। पेरेंट आयन पीक, और यू कैन से मॉलिक्यूलर आयन पीक, जो कि आपको ओवरऑल जो कि आपको ओवरऑल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बताता है। सबसे बड़ा फायदा होता है इस पीक का। ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे होती है आपकी पीक। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है, अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, तो हमें अगर वो पूछे ना कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है आफ्टर लुकिंग एट द मास स्पेक्ट्रम, तो मैं सबसे एक्सट्रीम राइट वाली पीक को देखूंगा। तो मुझे वहां से क्या पता लग जाएगा? मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा। तो वो जो मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है मास स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ कैटायन डिटरमिन होता है, और कुछ भी नहीं होता। तो मुझे वहां से मास पता लग जाएगा। वो मास एक्चुअल में पूरा कंपाउंड ही होता है, बट विद अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस तरह से हम डिटरमिन कर लेते हैं इसे। दूसरा, आपने देखा कि हमारे पास, अगर मैं पॉसिबिलिटी इसकी देखूं कि हो सकता है कि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो टुवर्ड्स डिटेक्टर, तो वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ से वो ब्रेक डाउन हो गया। तो ये आपके सामने दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इलेक्ट्रॉन मींस कि वन बॉन्ड, वन कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पीस इसका अलग हो गया, और ये वाला पीस इसका अलग हो गया। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रही है, इस जो बॉन्ड ब्रेकिंग आपके पास हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ इस तरह से हो रही होती है कि लेट्स सपोज कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आ गए, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये डिटरमिन नहीं होगा, ये डिटेक्ट नहीं होगा, ये डिटेक्ट होगा। क्योंकि कैटायन डिटेक्ट होता है, रेडिकल डिटेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से आपको एक पीक नजर आ रही होगी 57 पर। पीक क्या नजर आ रही होगी?
57 पर पीक। एक बात ध्यान में रहे कि जो आपके पास फ्रैगमेंट्स होने चाहिए, दे शुड बी स्टेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अब आप मुझे बोलो कि ये आएगा, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल, इतना अनस्टेबल है, वो पहुंच कैसे गया आपके डिटेक्टर के पास। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ CH2 हो, मतलब कि CH3 हो सकता है। ओके, एज मच एज पॉसिबल आप उस फ्रैगमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करो। हम क्या कोशिश करें, हमें फ्रैगमेंट होना ही वो चाहिए जो कि स्टेबल हो, मेक सेंस, आइडिया आपको पता हो कि यार ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो खास तौर पे एनोनिमस चीजें हो गई, आपको खुद वहां पे आइडिया हो जाएगा कि जो है ना वो फ्रैगमेंट क्या बनना चाहिए। तो जैसे कि अब मैंने जब इसको ब्रेक डाउन यहाँ से किया, तो ये CH3 एक बन गया, और आपके पास एक ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। तो एक तो आपके पास 57 पे पीक आएगी, और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक डाउन कर दूं। बोलो। सर 57 आप कैसे कह सकते हैं, ये मतलब मैं नाम नहीं, कैसे? देखो ये मैं आपको बताता हूँ, असल में होता ये है कि मैं ना यहाँ से देख रहा हूँ, एक्चुअल में ना हम यहाँ से देख रहे हैं, और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये पीक किसकी है। तो मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, मैंने पहले देखा, मैंने कहा यार 57 का क्या मतलब है। अच्छा, मतलब मैंने फिर इसकी पॉसिबिलिटी देखी जब, तो मैंने ये देखा कि मैंने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया, जो इस वाले पार्ट का जो मॉलिक्यूलर मास था वो मुझे क्या मिला, 57। तो मैं समझ जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई कि ये वाली जो पीक मुझे मिल रही है ये एक्चुअल में इस वाले पार्ट की पीक है। फिर मैंने देखा मास 43, 43 जब मैंने देखा, 43 कम मास है, तो मतलब जो पीस का साइज होगा वो छोटा होगा, मतलब कि कहीं यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ होगा। ओके, तो फिर जब मैंने इसका मास चेक किया, अब ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ 3 है और इस तरफ 2 है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका मास होता है 29, इसका मास होता है 29, निकाल के देख लो, C2H5 है ये 29। इसका मास जो है ना वो है 43, इसका मास जो है वो है 43। तो मैं समझ गया, मैंने देखा कि यार ये जो मुझे पीक मिल रही है 43 पर, ये एक्चुअल में इस वाले फ्रैगमेंट की पीक है, इस वाले फ्रैगमेंट की पीक है। अब एक देख रहे हो कि ये भी पीक आ रही है, इसकी भी पीक आ रही है, फिर यहाँ भी पीक आ रही है। इन दी एंड आप इन तीनों पीक्स को कंबाइन करोगे, और बिल्कुल इसी तरह से आपको आपकी पिक्चर मिल जाएगी, आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा। फिर हमने देखा 29 वाली पीक, मैंने इसको जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो ये कैटायन बन गया और ये रेडिकल बन गया। रेडिकल तो हमें मिलेगा ही नहीं पीक, हमें तो कैटायन की मिलती है पीक, तो ये पीक मुझे मिल गई 29 पे। एंड फाइनली आई गॉट द फ्रैगमेंट्स। ये तरीका कार होता है अपने स्पेक्ट्रम को चेक करने का। ओके, तो स्पेक्ट्रम आपको बना हुआ मिलेगा, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, अब जरा आप इसको ट्राई करो ना कि कौन सी पीक किसकी आ रही है, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो सर हमें कैसे पता जो हमने पॉसिबिलिटीज ली है वो सही पॉसिबिलिटी है? वो आप मास निकाल लेना ना उसका, आप मास निकाल लो, इन्होंने आपको हम्म, लेबल करके दिया हुआ है ना, आप उसका मास हम्म, देखो, यही आ रहा है नहीं आ रहा ओके ओके ठीक है। है ना।
तो आपने जब इसके फ्रैगमेंट्स बनाए तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो 86 वाली पीक आपने बनाई। 86 वाली पीक का मतलब ये है कि दिस इज योर मॉलिक्यूलर आयन पीक विच इज गोइंग टू टेल द ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। और फिर आपने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की पीक निकाली। ओके। तो आपने बेसिकली क्या किया, ब्रेक डाउन किया। आपने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया। तो अच्छा, ये आपने ये करके देखना है। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है ना। अब आपको तो उस टाइम नहीं पता लगेगा कि कौन सा किसका किसकी पीक आ रही है। तो आप इनको ब्रेक डाउन करते रहें और उनका मास निकालते रहें, ब्रेक डाउन करते रहें, उनका मास निकालते रहें। जब आपको ऐसा लगे कि वो मास मैच कर रहा है, सो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये इसी की पीक आ रही है। तो जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया ना, तो मैंने ये देखा कि 57 वाली पीक जब मैंने निकाली, तो मैंने कहा यार ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने शुरू में किया होगा तो यहाँ से ब्रेक डाउन किया होगा, है ना। मैंने इसका जी देखा जी। होगा ये 15 है, फिर मैंने इसका देखा होगा, फिर मैं बोला होगा नहीं यार ये तो 57 आ रहा है। फिर मैंने अगले स्टेप में यहाँ से ब्रेक डाउन किया होगा। मतलब इस तरह से होता है ये। डायरेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तो नहीं पता ना कि कौन सी पीक किसकी आ रही है। फिर मैंने जब इसको यहाँ से जी किया, जी। मैंने जब चेक किया, मुझे 57 वाली पीक मिल गई। इसी तरह से फिर मैंने 29 वाली पीक को जब देखा, तो फिर मैंने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो ये मुझे 29 वाली पीक मिल गई। तो जब आपको पीक्स मिल जाएंगी, आप उसको लेबल कर देना कि जो 29 है बेसिकली दिस इज C2H5, एंड जो CH3CH2CO है बेसिकली दैट इज योर 57। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता हो। क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फर्दर कंफर्म करते हैं इसको। containing only the oxygen 16 isotope, which might be formed in the mass spectrometer. Two different ions containing only the 16 वाला isotope. अब 16 आइसोटोप है, लेकिन आयन्स डिफरेंट होने चाहिए। तो ये तो बहुत ही कोई इजी क्वेश्चन है। हम इसको ये बोलेंगे कि भाई O16 ही है बट विद अ पॉजिटिव +1 चार्ज, या तो फिर वो ऑक्सीजन विद अ +2 चार्ज। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, कि आपके पास ये हो सकता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है। उसमें ऑक्सीजन ओके। क्या है, 16 है आपके पास। ऑक्सीजन का जो MR है वो 16 है। विच पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स इन आयन्स टू ऑफ डिफरेंट masses? आयन्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं आपके पास? विच पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स? सेपरेशन कहाँ होती है आयन्स की? सेपरेशन किस कंपार्टमेंट में होती है, क्या कहती हो? एक्सेलरेटर। वो तो एक्सेलरेट, वो तो मॉलिक्यूल को जस्ट स्पीड अप करवा रहा है। ये वहां होती है जहां आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई होती है। जो लाइटर आयन्स होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके। इसी तरह वो डिपेंड कर रहा होता है उनके मास पर और इनके चार्ज पर। अब जैसे कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेबल करो आप। For the two ions you have chosen in A part 1, sketch their paths in the mass spectrometer after leaving the electric field and as they approach the detector region. Label each path with the formula of the ion. तो इसमें हम क्या करें? हमारे पास दो हैं जो ऊपर हमने सिलेक्ट किए हैं। ओके। तो ये इस तरह से जाएंगे और डिटेक्टर पे जाके डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके। हमेशा कर्व पाथ बनता है इसका ऑलवेज, क्योंकि वो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो कर्व ही बना हुआ होता है। ओके। और दूसरा ये कि जो हैवियर आयन होगा, जो हैवियर आयन होगा वो जो हैवियर आयन होगा वो उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, और जो लाइटर आयन होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। ओके। जो हैवियर आयन होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, जो लाइटर आयन होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। इसी तरह से जिसका चार्ज लोअर होगा उसकी डिटेक्शन कम होगी, वो डिफ्लेक्शन कम होगी। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट है। ओके। एक मार्क आपको मिल गया इसका, एक मार्क आपको मिल गया इसका।
और दूसरा आप फिर बता दो कि दूसरा जो आयन होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी डिफ्लेक्शन कुछ ऐसी हो रही होगी। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये वाली जो डिफ्लेक्शन है ये लेस डिफ्लेक्शन है, ये लेस डिफ्लेक्शन है। और जो ये वाला है आपका, ये मोर डिफ्लेक्शन है। जी। जब लेस डिफ्लेक्शन होगी तो पक्की बात है कि आपके पास कोई हैवी आयन है, और जब मोर डिफ्लेक्शन होगी तो आपके पास कोई लाइटर आयन है। कुछ ऐसा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो ये है वो O2 है, और जो ये है वो O2 प्लस है। ये 16 है तो ये 32 है, ये +2 है तो ये +1 है। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको। ठीक है। Complete the mass spectrum below for a sample of bromine gas that contains approximately half 79 bromine isotope and half 81 bromine isotopes। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्या कहते हो, क्या करें इसमें? अब आपको याद है ना कि ब्रोमीन में 5 पीक्स बनती थी। एक तो ब्रोमीन की पीक आती थी 79 79, एक आती थी ब्रोमीन 81 81, और एक आती थी 79 और 81। और इनका जो रेशो बनता था वो 1:1 का बनता था, अगर आपको याद हो। और क्योंकि इनकी जो अबंडेंस होती है ना वो 50-50% होती है, 50-50% होती है। तो दो पीक सेम हाइट की आ रही होती थी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से दो पीक्स सेम हाइट की आ रही होती थी, अगर आपको याद हो। लेकिन कहाँ आएंगी, लेकिन ये पीक्स आएंगी कहाँ, आएंगी कहाँ, उसका मास आपको पता होना चाहिए, उसका मास आपको पता होना चाहिए। तो ब्रोमीन Br2, वन ब्रोमीन इज वन ब्रोमीन इज 79 और अदर ब्रोमीन इज 81। तो टोटल कितना हो गया? 79 × 2 कर लो और 81 × 2 कर लो। क्या कहते हो? एक सेकेंड। 158 और 162। एग्जैक्टली exactly। तो मैं क्या करूंगा 158 मुझे नजर आ रहा है कोई यहाँ पर। ये 152 4 6 8 10 1 नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक पीक बना देता हूँ 158 पर, जो कि होगी ये। और एक पीक मैं बना देता हूँ 162 आ रही थी। जी। इस तरह से। तो हमने दो पीक सेम हाइट की यहाँ पर बना दी। सर ओके। एक 160 पे बनती है ना? क्या? 160 पे बनती है एक पीक। 160 पे बनती है? एक और हाँ अभी बताता हूँ 81। ना, आगे आ रही है अभी। अच्छा, फिर आपने सिंगल पीक भी तो आती है ना,
सिंगल पीक भी तो आती है ना 79 और 81 पर। तो सिंगल पीक एक मैंने यहां बना ली। ओके, और एक पीक मैंने यहां भी बना ली 81 पर। ओके, यहां भी बना ली मैंने। एक पीक 160 पे आ गई हमारी, एक पीक हमारी 160 पर आ गई। हो गई पांचों पीक। जी। यस। अच्छा, जो 160 वाली पीक है ना आपकी, जो 160 वाली पीक है ना आपकी, वो पीक की जो हाइट है, उस पीक की जो हाइट है वो इसका डबल होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली जब तुम इन दोनों को यूं करके एक साथ कर दो तो इसका डबल ये वाली पीक होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, 1:2:1। इस तरह से आप जी। ब्रोमीन का स्पेक्ट्रम जो है वो करते हो। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। ओके, चलो ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, हम जो क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं वो जरा देखिएगा। मैं को ये देखो जरा, क्या कहती है क्वेश्चन नंबर 1। Data from the mass spectrum of a sample of pure iron is given in the table. Which species is most likely to cause the peak at mass to charge ratio that is equal to 28? बी। कौन सा? बी। बी। क्यों? क्यों क्यों क्यों? सर गेस किया। अबे भाई गैस किया है। देखो, 28 की बात कर रहा है ना वो। तो इन्होंने आपको डाटा भी दिया हुआ है मैस स्पेक्ट्रम का। तो अगर आप 28 वाली पीक देखो तो उसकी पीक हाइट आ रही है 0.1%। बहुत कम पीक हाइट है इसकी। 54 वाले की आ रही है 6.3%। इसी तरह से जो 56 वाले की पीक आ रही है, इस तरह से जो 56 वाले की पीक आ रही है आपके पास, वो 100% पीक एरिया है, उसका पीक हाइट है। अब पॉसिबिलिटी है ना, जब मास टू चार्ज रेशो आपका होता है तो चार्ज मींस वन, चार्ज मींस वन। तो मैं अभी फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा दैट इज 28 अपॉन प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 28, दैट इज इक्वल टू 28। इसी तरह से जब मैं दूसरे वाले को सॉल्व करूंगा, पीक इज इक्वल टू मास ओवर जी, मास इज 56 एंड जी इज द चार्ज दैट इज +2। तो 56 ओवर 2 क्या आएगा? 56 ओवर 2 क्या आएगा? 28 आएगा। जी। 28 आएगा। तो मतलब के बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट लाइकली टू कॉज, मोस्ट लाइकली टू कॉज। तो इसमें हमारे पास क्या है, ऊपर से आप पीक हाइट भी देखो इसकी, तो इसका मतलब यह है कि ये मोस्ट लाइकली पीक है। सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है ना। सिलिकॉन कहाँ से आ गया 28 अपॉन उसका? तो अगर आप देखो तो उसका तो पीक हाइट ही माशाल्लाह 0.1 है, तो उसको तो हम नहीं देखेंगे। इसी तरह से 58 वाले का तुम देखो कितना कम है पीक हाइट, 0.3 है। तो मोस्ट लाइकली वाले केस में ये वाली पीक्स नहीं आती हैं। पीक हाइट अच्छी होनी चाहिए आपकी, विजिबल पीक तो एटलीस्ट। इसी तरह से अगर आप ये देखो कि हाउ मेनी मॉलिक्यूलर आयन पीक्स, वही बात है, टोटल जो मास बता रही होती है, आर इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ 1,2-डाइब्रोमो इथेन, assume the only isotopes present are H, C, Br,
एंड Br। अब सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर बनाना है 1,2-डाइब्रोमो इथेन का, और फिर आपने इनके आइसोटोप्स को रिप्लेस करके देखना है। और आइसोटोप सिर्फ यही प्रेजेंट है, आपने कार्बन 13 नहीं लेना, आपने हाइड्रोजन का 2 वाला नहीं लेना, आपने यही लेना है। पॉसिबिलिटी बनानी है। आपने कहना है यार हो सकता है कि ये कार्बन हो सकता है कि ये ब्रोमीन हो सकता है कि ये ब्रोमीन हो। तो पॉसिबिलिटी आपको बनानी है यहाँ पर। तो क्या कहती हो कितनी पीक्स जो है वो हमें नजर आनी चाहिए 1,2-डाइब्रोमो इथेन में? मैं बताऊं? जी। देखो 1,2-डाइब्रोमो इथेन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन में मैं यहाँ बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। 1,2-डाइब्रोमो इथेन का मतलब हो गया कुछ ऐसा। जी। अब मैं क्या करूंगा, पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों 79-79 वाले हों, एक पीक इसकी आ जाएगी। दोबारा से मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जो ब्रोमीन आपको नजर आ रहे हैं ये 79 और एक 81 का हो। इसी तरह से थर्ड पॉसिबिलिटी जब मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि हो सकता है कि ये जो दोनों ब्रोमीन है ये 181 वाले हों। बाकी कार्बन का तो मसला ही नहीं है ना, वो तो है ही एक आइसोटोप यार, इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं। वो तो है ही एक, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। उसने बोला है कि यार जो आइसोटोप्स हैं बस वो हैं। तो मुझे तो सिर्फ ब्रोमीन को चेंज करना है, मेरे पास यही है कि आई कैन ओनली चेंज द ब्रोमीन। तो जब मैंने इसकी पॉसिबिलिटी बनाई तो मुझे पता लगा कि कितनी पीक्स हमें नजर आ रही होंगी, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स 3 पीक्स नजर आ रही होंगी हम्म, विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो इस तरह से हम्म, जो है वो हमें करना है ये क्वेश्चन। इसी तरह से आओ जरा आप इस पर ये बताओ जरा, which compound could give a peak at mass to charge is equal to 31 in its mass spectrum, in its mass spectrum? क्या कहती हो? सोचना पड़ेगा। सोचो। ओके। अब आपको ये करना ऐसे होता है कि आप इन सबके स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर आप इनको ब्रेक डाउन करोगे। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आप देखना वो कौन सा आपका फ्रेगमेंट है जो आपको 31 वाली पीक दे रहा है। जी।
नहीं समझ आ रहा? कर रही हूँ। आई थिंक डी है। इतनी देर बाद बोला, वो भी आई थिंक के साथ। सर मैं पहली दफा वही कर मैं, रही हूँ। बस कर दो, पहली दफा कर रही हो। पहले भी करवाया हुआ है ये। मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब। देखो, जब आपने इस क्वेश्चन को देखा तो चार ऑप्शन जो हमारे पास बने हुए हैं, सबसे पहले ऑप्शन को जब मैंने फ्रैगमेंट किया ब्यूटेन वन ऑल को, तो जिसका फॉर्मूला आपके सामने क्या है, CH3 CH2 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 और OH। क्या कह रहा है उसकी, कि कौन सा कंपाउंड इतने पे पीक देगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से ब्रेक डाउन किया, राइट। तो ये वाला पोर्शन अलग हो गया और ये वाला पोर्शन अलग हो गया। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। मैंने देखा कि इसका मास 12 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 1, तो क्या आंसर आया? 31। 31। और इसका, चलो ये रेडिकल बन गया होगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये हमारा कैट आयन होगा। तो आ तो गई 31 पे पीक, ऑप्शन ए ही है। चलो मैं दूसरा भी ट्राई करवा देता हूँ आपको, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए। CH3 CH2 CH देन CH3। चलो मैंने यहां से तोड़ दिया, ये मुझे याद है 15 होता है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 3 C है, हाइड्रोजन 7 है, और ऑक्सीजन क्या है, 16 है। तो इसको भी जरा आप टोटल कर लो, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका क्या आंसर आ 59। रहा है? हाँ, 59। इसका 50, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट ही है ना। अच्छा चलो मैं ये वाली पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ कि ये वाली पीक आएगी मेरे पास 29 पे, और ये वाली पीक मेरे पास आएगी 2 कार्बन है, और 5 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है। तो क्या आंसर आ रहा है? 45। ये भी देखो, बड़ा अजीब ही कुछ बन रहा है, वो तो 31 पूछ रहा था मुझसे। तो ऑप्शन ए भी किसी तरह से नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको ब्यूटानल दिया हुआ है, दैट इज CH3 CH2 देन CH2 देन CHO, दैट इज योर एल्डिहाइड। ओके, तो इसको भी जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा, लेट सपोज यहां से कर देता हूं, तो ये वाला जो आपको मिलेगा C3H7, C3H7 36 + 7, अगेन 31 पे ये भी नहीं आ रहा। फिर आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करो, तो ये तो 29 की आ गई, लेकिन ये कितने पे आ रही है, तो 24 + 16 + 3, तो ये भी 31 नहीं आ रहा, अंडर कंफर्म है 31 नहीं आ रहा। तो सी भी नहीं हो सकता। आप देख रही हो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, एक एक कंपाउंड को आप चेक करोगे, उनके फ्रैगमेंट्स बनाओगे, फिर आप देखोगे कि 31 पे पीक आ रही है। अगर पीक आ रही है 31 पे, तो दैट्स ओके। और अगर नहीं आ रही है, तो फिर पतली गली से अपना दूसरा रास्ता पकड़ो, दूसरे कंपाउंड को चेक करो, उसमें भी नहीं आ रहा है तो तीसरे को करो। एक ना एक तो ऑप्शन सही होगा, लाजमी बात है। ओके, ये तरीका कार है, इस तरह से हम इसमें चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर आप आ जाओ जरा किस पर, ये जरा देखिएगा क्वेश्चन, विच कंपाउंड कुड नॉट गिव अ पीक।
which compound could not give a peak at mass to charge 43 in its mass spectrum? In its mass spectrum. चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी पीक 43 पर नहीं आ रही है? क्या कहते हो? अच्छा सर, हमें कैसे पता रेडिकल किसको लेना है और चार्ज किसको लेना है? जब भी आप किसी एक को कंसीडर कर रहे हो ना कि ये पीक होगी, तो दूसरा वाला रेडिकल है, बस ये याद रख लो। इसमें सही बात तो मैं आपको ये बताऊं, जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप रेडिकल और कैटायन को तो छोड़ ही दो आप। बस अच्छा। आपको जो मिल जाए ना, आपका वो आंसर है। ओके। यहाँ पे एज सच कोई जरूरत नहीं होती, ना ही वो आपसे पूछेगा कि रेडिकल और कैटायन का। ओके। बस आप ये देखो कि यार हमें 43 पर पीक नहीं मिलनी चाहिए। तो आप ब्यूटेन 1 ऑल को ब्रेक डाउन कर दो, 2 ऑल को कर दो, 3 ऑल को, ब्यूटानल को कर दो, ब्यूटानॉन को कर दो, और आपको फिर पता लग जाएगा कि कौन से कंपाउंड में 43 पर पीक नहीं आती है। जाहिर सी बात है, पॉसिबिलिटीज बना बना के हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें चीजों को, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जी। यस, एनी आइडिया? सर एक सेकंड। ए। ए? जी। ए में आप कहती हो कि 43 की पीक नहीं आ रही है, ऐसा ही है? जी। चलो हम ए को चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं कि भाई पीक आ रही है या नहीं आ रही है। सो इट इज ब्यूटेन 1 ऑल। इट इज ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि यही चीज है। ब्यूटेन 1 ऑल को, ब्यूटेन 1 ऑल को जब मैंने यहां से ब्रेक डाउन किया इवनली, तो इस पार्ट का जब मैंने इसका एमआर देखा, तो 2 कार्बन है, दैट इज 24, 5 हाइड्रोजन्स हैं, 5 हाइड्रोजन्स हैं और एक ऑक्सीजन है। कितना आया आंसर? 45। 45? कंफर्म? यस। देख लो, जी। दोबारा चेक कर लो। अच्छा। 45। देख लो। सर 45 में। कार्बन कितना होता है? 12 12। होता है? जी। 12 होता है, फिर 12 होता है, फिर 16 है, और फिर 5 हाइड्रोजन है। 45 पे पीक आ रही है। ओके। अच्छा, दूसरे वाले पोर्शन की पीक किस पे आ रही है? एक सेकंड।
29। 49 पे, 29। 29 पर, ओके। जरा इसको भी चेक कर लो जरा, ब्यूटेन टू ऑल को। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ, जरा देखिएगा। अगर मैं इसका डिस्प्ले बनाऊं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसका डिस्प्ले बना दिया, ओके। मैं सबका डिस्प्ले बना रहा हूँ। ये ब्यूटेन वन ऑल है, और ये मेरे पास ब्यूटेन टू ऑल है। इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, ये मेरे पास ब्यूटेन टू ऑल है। और मेरे पास क्या है ऑप्शन में, और मेरे पास क्या है ऑप्शन में, ब्यूटानल है। और मेरे पास क्या है ऑप्शन में, ब्यूटानल है। ब्यूटानल क्या होता है? ब्यूटानल, ब्यूटानल आपके पास एल्डिहाइड होता है। ये H लगा दिया, ये C डबल बॉन्ड O मैंने H कर दिया। और लास्ट ऑप्शन है ब्यूटानॉन, बोले तो 4 कार्बन के साथ कीटोन, यानी के कुछ ये, ओके। फिर मैंने आपको कहा कि आपने ये देखा, ओके, इसका मास आपके पास क्या आ रहा था, 2 कार्बन है, 45। दैट इज 24। 5 हाइड्रोजन है आपके पास, और आपके पास एक ऑक्सीजन है। इसका कितना आ रहा था, 45। 45, और ये आ रहा था 29। इसी तरह से इसका भी जरा कंफर्म कर लेना। अच्छा, मैं एक और पॉसिबिलिटी देख लूं ये इसकी, ये भी देख लो जरा, ये भी पॉसिबिलिटी चेक कर लो जरा इसकी। अच्छा, इन दोनों का क्या आ रहा है? इसका 52 है। इसका, इसका, नहीं, पीछे वाले। इसका 52 है। और कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन, एक 16, 52 कैसे आ गया इसका? ओ या 31। ये 31 आ रही है ना पीक, ये वाली, है ना? ओके, और इस पीक, इसका ये वाला पार्ट, इट्स 43। ये तो आ रहा है 43, ये तो ओ। आ रहा है 43, तो मतलब ये गलत हो गया। इसी तरह से आप चेक करोगे इसको, बी को, आप चेक करोगे इसको, बी को, बी की भी आप पॉसिबिलिटी बना लो, एक ये बना लो, एक ये बना लो, और आप एक ये बना लो। पहले रेड वाला बताओ, फिर येलो वाला बताओ। रेड वाले में 2 कार्बन है, मतलब 24 है, 5 हाइड्रोजन हैं, और एक ऑक्सीजन है। तो ये 45 45, और वो वाला 29। को। इस पॉसिबिलिटी से तो नहीं आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, नहीं आएगा पतली गली से अगला रास्ता पकड़ेंगे हम। एक ये बना लेता हूं मैं, एक मैं ये वाली पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। तो इसका तो आंसर है 15। और अगले वाले का बताना जरा। अगले वाले में 3 कार्बन है, बोले तो 36, 7 हाइड्रोजन हैं, and एक ऑक्सीजन है। 36 प्लस 7 प्लस 16 कितना? 59। मतलब कि दोनों पॉसिबिलिटीज से इसमें 43 की पीक नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बी ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि बी ऑप्शन है, बट बिफोर गोइंग टू डू दिस यू आर सपोज टू चेक ऑप्शन सी एंड डी एज वेल। तो मैं जब सी और डी को चेक करूंगा, तो सी और डी की भी पॉसिबिलिटी जरा हम बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बना लो, एक पॉसिबिलिटी ये बना लो, ओके। ये दोनों पॉसिबिलिटी आज पॉसिबिलिटी बना लो आप।
ब्लू 29 है। क्या है? 29 ब्लू कलर वाला। ओके, यानी और 12 प्लस 16 प्लस 1 इज 29, राइट? या ओके, और ये तो 43 है। क्या कहती हो, ऐसा ही है? हम्म इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। ओके ये 15 है, और ये देख लो जरा, 3 कार्बन है, 36, 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 57। 57। वैसे इसमें नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लेता हूँ, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है मेरी। ओके ये तो 29 हो गई, इसको जरा देख लेते हैं। 24 प्लस 3 और प्लस 16। 43। 43, तो मतलब ये भी गलत है। ओनली बी में आपकी किसी भी पॉसिबिलिटी से 43 नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ कुछ माइंडसेट आपका बन रहा होगा कि हम किस तरह से फ्रैगमेंट डिसाइड कर रहे होते हैं, सही है? जी जी। हाँ जी, तो तो सर ये ये इतना है। टाइम टेकिंग होता है तो कैसे होगा? क्या कह रही हो? इतना टाइम लेता है ये क्वेश्चन? नहीं, तो आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो फिर इतना थोड़ी लगेगा आपको, तो मास ही तो निकालना है, और क्या करना है। मास ही तो निकाल रही हो आप, इसमें कोई और फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। बस ये है कि अच्छा, मॉलिक स्ट्रक्चर भी छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि मैं एक मॉलिक्यूल की बैठ के 10-10 पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। वो तो मतलब ये तो ज्यादती वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। वही बनती है। पेपर हर तरह से बैलेंस होता है, एक चीज अपने हम्म, जहन में बिठा लो कि पेपर हर तरह से बैलेंस्ड होता है। कोई ना कोई ठीक क्वेश्चन आपको आपके टाइम को जो है ना वो बैलेंस कर देगा। ओके। ठीक।